नमस्कार दोस्तों, आज अपन बात करेंगे गाजर की उन्नत खेती कैसे करें। तो इसके लिए आप लोगों को क्या क्या करना पड़ेगा, या इसकी खेती कब की जाती है, कैसे करें, या उसकी उन्नत किस्में कौन सी होती है, खाद उर्वरक का प्रयोग किस प्रकार से करना चाहिए जिससे कि अधिक प्रोडक्शन मिल सके। इसके साथ साथ ही गाजर के अंतर्गत लगने वाली बीमारी एवं रोगों का अपन इस वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर ट्रिक्स बाय एनके में हार्दिक स्वागत करते हैं। तो सबसे पहले जो आती है कि अपन गाजर की खेती करते हैं, उसके लिए अनुकूल समय कौन सा रहता है। तो उसके लिए अनुकूल समय रहता है अगस्त से अक्टूबर। तो अगस्त से अक्टूबर के अंतर्गत इसकी सोविंग अपन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर गर्मियों के अंतर्गत अगर आपको गाजर की खेती करनी है, या गर्मी के अंतर्गत अगर आपको गाजर चाहिए, तो उसके लिए आप फरवरी से मार्च तक भी खेती कर सकते हैं, या फरवरी मार्च में भी इसकी बुआई कर सकते हैं। इसके अलावा जो मुख्य पॉइंट आता है वो आता है इसकी सॉइल को लेकर, या इसकी मृदा को लेकर। मृदा के अंतर्गत अगर मैं बात करूँ तो दोमट मृदा सबसे उपयुक्त मृदा रहती है गाजर की खेती के लिए। इसके साथ साथ ही जो काली मृदा होती है वहाँ पे भी काफ़ी बार खेती की जाती है, लेकिन आपकी जो सॉइल है या मृदा है वो दोमट मृदा सबसे उपयुक्त है। इसके साथ साथ ही अच्छी जल निकास वाली मृदा होनी चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक आता है इसके अंदर गाजर के लिए उपयुक्त तापमान। तो 30 से 35 डिग्री सेल्सियस इसके लिए काफ़ी उपयुक्त रहता है, या इसके ऊपर आप लोगों को काफ़ी अच्छे कंद वगैरह इसका निर्माण अच्छे से होगा, इसकी ग्रोथ अच्छे से हो पाती है। तो उसके लिए 30 से 35 डिग्री उपयुक्त रहता है। तो इसके अंतर्गत जो मुख्य चीज़ आती है सबसे पहले कि अपन खेत तैयार करेंगे। तो खेत तैयार कैसे करेंगे, तो आई होप आप सभी लोगों को पता ही है कि अपन खेत तैयार करते हैं तो उसके लिए अपने को भू परिष्करण करना पड़ेगा, या टिलेज ऑपरेशन करेंगे, जिसके अंतर्गत क्या करते हैं कि मिट्टी की अपन जुताई करते हैं, जो कि कल्टीवेटर के माध्यम से या अदर इम्प्लीमेंट्स यूज़ करके भी अपन इसकी जुताई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर गाजर की खेती के लिए जो मृदा होती है वो हल्की होनी चाहिए, एकदम बुरबुरी होनी चाहिए। तो जैसे ही आप कल्टीवेटर के द्वारा अगर करते हो, या फिर उसके बाद में रोटोवेटर लगाकर या फिर पाटा लगाकर उसको मृदा को क्या कर लेंगे, अपन समतल कर लेंगे। मृदा जितनी बुरबुरी होगी उतनी ही फसल के लिए अच्छी होती है, और उसके कंद भी अच्छे से निर्माण हो पाते हैं। अब इसके अलावा जो मुख्य चीज़ आती है, अब बात करते हैं उन्नत किस्मों की। तो अगर हम आप लोगों को कोई भी किस्म रिकमेंड नहीं करते, क्योंकि जो हम वैरायटी बता रहे हैं क्या पता आपके रीजन के लिए या फिर आपकी जगह के लिए सूटेबल ना हो। तो वो जो आपके एरिया के अंतर्गत, जैसे कि ताप, मृदा, अनुकूल वातावरण, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरीके का वातावरण है। तो उसके अनुसार आप अपनी वैरायटी को चयन करें। तो आप अपने आसपास ही जो शॉप वाले हैं या जो आपकी फेमस वैरायटी है उनका उपयोग करना ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके अलावा मैं कुछ वैरायटियाँ बता देता हूँ, जैसे कि पूसा केसर, जो कि अगेती बुआई के लिए काफ़ी प्रसिद्ध किस्म है। इसके अलावा पूसा मेघाली, जो कि विटामिन ए से सर्वाधिक भरपूर होती है। इसके अलावा पूसा रुधिका या फिर पूसा आशिता भी वैरायटी आपको देखने को मिलती है। अब बात करते हैं इसकी सीड रेट की। तो सामान्य तौर पर पहले किसान क्या करते थे कि सीड लाते थे, और इसके सीड भी आपको जैसे कि जीरे के भांति देखने को मिलेंगे। तो सीड को पहले किसान करते थे कि डायरेक्ट लाते थे शॉप से और ब्रॉडकास्ट या उसको छिड़काव करके सोइंग करते थे। लेकिन आजकल जैसे जैसे टेक्निकल चीज़ें यूज़ होने लगी है, या प्रगति के साथ साथ अपन खुद चेंजिंग ला रहे हैं, अलग अलग इम्प्लीमेंट्स का यूज़ कर रहे हैं, तो उसी अनुसार अपन भी अलग अलग चीज़ों से बुआई करते हैं। तो जैसे कि अगर मैं बात करूँ अगेती बुआई के लिए, तो आपकी 6 से 7 kg सीड रेट उपयुक्त रहती है। इसके अलावा अगर सामान्य सीड रेट रखें तो उसके लिए 5 kg उपयुक्त रहती है, और अगर आप यही बुआई अगर मशीन से करते हो तो 2.5 से 3 kg आपकी सीड रेट उपयुक्त रहती है। इसके अलावा मैं बात करूं कि सीड रेट के बाद में कि आप सीडों को अगर सोविंग कर रहे हो तो उससे पहले आपको बीजोपचार जरूर करना चाहिए, कि जो बीज उपचार होता है तो सामान्य विधि आपने FIR पढ़ी ही होगी या सुनी ही होगी। अगर मैं बात करूँ तो पहले फंगीसाइड, फिर इंसेक्टिसाइड और फिर राइजोबियम कल्चर के द्वारा। लेकिन इसके अंतर्गत अपन क्या करेंगे कि या तो आप कार्बेंडाजिम या मैनकोजेब से भी सीडोपचार कर सकते हैं, जिससे कि आपको जैसे फंगस वगैरह आदि की समस्या देखने को नहीं मिलेगी।
अगर नेक्स्ट टॉपिक की मैं बात करूं कि आपने बीजोपचार कर लिया, फिर उसके बाद में आप खादों का प्रयोग कैसे करोगे, तो उसके अंतर्गत खाद की मैं बात करूं तो बेसल डोज के अंतर्गत आप क्या क्या यूज़ करोगे। तो उसके अंतर्गत अगर आप ऑर्गेनिक फार्मिंग के ऊपर अगर ज़्यादा फोकस कर रहे हो या ऑर्गेनिक चीज़ें ज़्यादा उगा रहे हो, तो उसके लिए आप गोबर की खाद 2 ट्रॉली यूज़ कर सकते हो, मुर्गी की खाद आप 1 ट्रॉली यूज़ कर सकते हो। इसके साथ साथ ही वर्मी कंपोस्ट, केचुए की खाद या नीम की खली का भी उपयोग आप कर सकते हो। अगर आपको रासायनिक चीज़ें यूज़ में लेनी है तो उसके लिए आपको फास्फोरस और पोटास की मात्रा ज़्यादा लेनी पड़ेगी, क्योंकि यह गाजर के लिए उपयुक्त रहते हैं। तो इसके लिए बेसल डोज होगी आपकी DAP 50 kg, SSP 100 kg जो कि पाउडर फॉर्म में आता है, MOP आपकी 20 से 30 kg पर हेक्टेयर इनफ रहती है। तो ज़्यादातर फ्रेंड्स अगर कोशिश करना कि अगर ऑर्गेनिक फार्मिंग की ओर आपका रुझान है तो जो आपके अवशेष वगैरह है, अपशिष्ट पदार्थ है, उनका ज़्यादा उपयोग करो। अगर इसके अलावा मैं बात करूँ गाजर के अंतर्गत जैसे दीमक वगैरह, वाइट गव वगैरह या कीट आदि देखने को मिलते हैं, इनके बचाने के लिए आप फिप्रोनिल 0.3% का यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा रिजेंट जो दानेदार आता है तो 5 से 10 kg इसका भी यूज़ कर सकते हो। अगर अब मैं बात करूं इन सभी को आप क्या करोगे, मिक्स करके और बेड यानी कि मिक्स करके और इनको फसल में या फिर आपके फील्ड में दे देंगे। जितनी भी आपको बताए DAP, SSP, MOP और आपके फिप्रोनिल और आपका रिजेंट जो कि दानेदार है, इनका मिश्रण करके अपन फील्ड के अंतर्गत क्या कर देंगे, छिड़काव कर देंगे। अब नेक्स्ट चीज़ आती है अपने की उगाने की विधि। तो आप कैसे उगाओगे जिससे कि अधिक से अधिक प्रोडक्शन आप लोगों को मिल सके। तो किसान भाइयों मैं बताना चाहूँगा आपको कि सबसे अच्छा मेथड होता है वो होता है आपका बेड विधि। तो बेड विधि से अगर आप खेती करते हो तो उससे काफ़ी अच्छा प्रोडक्शन देखने को मिलेगा, काफ़ी अच्छी उपज देखने को मिलेगी। अब इसके लिए आता है आपको कि फील्ड के अंतर्गत बेड कैसे तैयार करें। तो उसके लिए आप बेड मेकर का यूज़ कर सकते हो, बेड राइजर का भी इस्तेमाल कर सकते हो, जिससे कि बेड आसानी से तैयार हो सके। तो इसके लिए अगर आपकी बेड की चौड़ाई है वो 2.5 या फिर 2.5 फीट आप इसकी चौड़ाई रख सकते हो, और बेड की जो ऊंचाई है वो 10 से 12 इंच रख सकते हो। इसके अलावा मैं बात करूं कि जो पौधे से पौधे की दूरी है, जैसे कि आप लोगों को पता है कि अपन ने बेड तैयार कर ली तो एक बेड के ऊपर 6 से 8 क्या कर सकते हैं, लाइनों की बुआई कर सकते हैं। इसके अलावा मैं बात करूं बीज से बीज की दूरी है ना, तो सीड से सीड की दूरी आपको 5 से 6 सेंटीमीटर रखनी है। इसके अलावा जो बीज की गहराई है वो 2 से 2.5 सेंटीमीटर तक रखनी है। अब इसके अलावा अगर मुख्य चीज़ आती है वो आती है आपकी सिंचाई। तो अगर आप लोग कोई भी फ्लड इरिगेशन, स्प्रिंकलर या फिर ड्रिप इरिगेशन भी अपना सकते हो, लेकिन मुख्यतः अगर मैं रिकमेंड करूंगा फ्रेंड्स वो आप लोगों को करूंगा कि ड्रिप इरिगेशन, क्योंकि ड्रिप इरिगेशन की वाटर यूज एफिशिएंसी काफ़ी अच्छी होती है, उससे आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। कम पानी के अंतर्गत भी अच्छी फसल कर सकते हैं। तो आप लोगों को मैं यही रिकमेंड करूंगा कि आप ड्रिप इरिगेशन अपनाएं। अब बात करते हैं सिंचाइयों की। तो सिंचाई के लिए अगर आप स्प्रिंकलर मेथड्स यूज़ करते हो तो 5 से 7 दिन के अंतराल पर आप इसकी सिंचाई कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप ड्रिप इरिगेशन यूज़ करते हो तो अगर ड्रिप इरिगेशन की मैं बात करूं तो 3 से 4 दिन के अंतराल पर आपको ड्रिप इरिगेशन करना है, और वो भी आपको ड्रिप इरिगेशन के अंदर जो पानी चलाते हैं वो आपको 1.5 से 2 घंटे के मध्य ही आपको फील्ड में चलाना है। इसके अलावा मैं बात करूँ फ्लड इरिगेशन, जहाँ पे अच्छी मात्रा के अंतर्गत पानी है, कई किसान फ्लड इरिगेशन यूज़ करते हैं, तो अगर वो भी यूज़ करते हो तो 7 से 8 दिन के अंतराल पर आपको सिंचाई कर देनी चाहिए। इसके अलावा मैं बात करूँ कि ज़्यादा सिंचाई भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि गाजर की फसल को अत्यधिक ज़्यादा पानी की ज़रूरत भी नहीं पड़ती और कम भी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो आप अपनी सिंचाई को मद्देनज़र रखते हुए करें, और जितनी फसल को आवश्यकता है उतना ही अपन सिंचाई करें। इसके अलावा नेक्स्ट चीज़ आती है अपने को कि अपन ने सोविंग भी कर दी, फिर उसके अंतर्गत जो मुख्य समस्या देखने को मिलती है वो मिलती है खरपतवार की। तो मैं यही रिकमेंड करूंगा किसान भाइयों को कि अगर आप खरपतवार नियंत्रण करना चाहते हो तो आप लोगों को यूज़ करना चाहिए कि जैसे कि आपने निराई गुड़ाई कर ली, मजदूरों का प्रयोग कर लिया, तो उससे क्या होगा कि आप लोग कम से कम खरपतवार नाशी का यूज़ करोगे तो उससे आपके फसल के ऊपर जो गलत इफेक्ट है या ख़राब जो करेंगे तो उसका इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। तो कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा अपन क्या करें कि मज़दूरों की सहायता से निराई गुड़ाई ही करना अच्छी समझते हैं। अब बात करते हैं कि पहली निराई गुड़ाई कब करनी चाहिए। तो पहली निराई गुड़ाई आपको 30 से 35 दिन पर कर देनी चाहिए। अगर दूसरी निराई गुड़ाई की मैं बात करूं तो 60 से 65 दिन अंतर्गत
कर देनी चाहिए, जिससे कि आपको जो भी मोटे मोटे वीड या खरपतवार दिख रहे हैं तो उनको उखाड़ देना चाहिए और खेत से बाहर निकाल देना चाहिए। अब बात करूँ कि ज़्यादा आप इसके अंतर्गत जो मुख्य मुख्य समस्या देखने को मिलती है, जैसे कि रस चूसक वगैरह हो गया, तो ऐसे कीट वगैरह आते हैं, तो उनके लिए भी अगर आप इंसेक्टिसाइड का यूज़ ना करके अगर आप लोग जैसे कि पीला व नीला ट्रैप का उपयोग भी कर सकते हो। अगर 1 एकड़ की मैं बात करूँ तो 1 एकड़ के अंतर्गत आपको 20 पीस काफ़ी रहते हैं जो कि आपके इंसेक्ट ट्रैपर आते हैं या पीला व नीला ट्रैपर आता है, उसका यूज़ करोगे आप तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेंगे। क्योंकि रस चूसक आपकी फील्ड के अंदर या आपकी फसल के ऊपर अटैक ना करके वो क्या करेंगे कि जो ट्रैप होते हैं उनके ऊपर आके चिपक जाते हैं, तो उनसे भी काफ़ी हद तक इजाफा देखने को मिलता है। तो आप जहाँ तक हो वहाँ तक अगर रसायनों का उपयोग कम करोगे तो वो आपके लिए भी अच्छा होगा और आपकी जो सोइल हेल्थ है उसके लिए भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। अब इसके अलावा नेक्स्ट बात करूँ तो स्प्रे की, तो कि अपन इसके अंतर्गत कैसे स्प्रे का शेड्यूल रखने वाले हैं, क्योंकि उसके अंतर्गत काफ़ी समस्याएं देखने को मिलती है, तो उसके लिए अपन स्प्रे भी कर सकते हैं। जैसे कि कीट वगैरह हो गए, लीव ब्लाइट हो गई, निमेटोड हो गया, विल्ट की समस्या हो गई, एफिड, जेसिड, जुल्सा, वाइट फ्लाई वगैरह हो गई, जैसे कि रूट क्रैकिंग वगैरह हो गई, आदि समस्या आपको गाजर के अंतर्गत देखने को मिलती है। तो उनके लिए अपन सिस्टमेटिक तरीके से अगर स्प्रे करेंगे तो उनसे भी काफ़ी हद तक इजाफा देखने को मिलता है। तो उपचार के लिए अगर मैं बात करूँ फर्स्ट स्प्रे की, तो फर्स्ट स्प्रे को आप 30 से 40 दिन के अंतराल पर या 30 से 40 दिन पर अपन इसको यूज़ करेंगे। तो अगर मैं बात करूँ इसके लिए कि जैसे कि सिजेंटा का क्वार्ट्ज आता है जो कि एक पीजीआर होता है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, तो उसका भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जो यूपीएल का एक लांसर गोल्ड आता है जो इंसेक्टिसाइड होता है, काफ़ी अच्छा रिजल्ट है उसका भी, तो उसका भी यूज़ कर सकते हैं। तो सिजेंटा का जो लांसर गोल्ड है उसको 30 ग्राम, इसके अलावा जो आपका क्वार्ट्ज है ना, जो कि उसको पीजीआर है, उसको भी आप 40 ml यूज़ कर सकते हो। तो 40 ml आपका क्वार्ट्ज का और जो आपका लांसर गोल्ड है उसका 30 ग्राम का, दोनों को मिलाकर 15 लीटर अगर पानी में मिलाकर स्प्रे करेंगे 1 हेक्टेयर के लिए, तो इससे काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। सेकेंड स्प्रे की तो ये 60 से 70 दिन पर करना चाहिए। तो इसके लिए जो आपकी स्वाधान आता है एक अच्छा फंगिसाइड है जो 40 ग्राम। इसके अलावा सिजेंटा का जो इक्तारा जो कि इंसेक्टिसाइड है काफ़ी अच्छा है, उसका 10 ग्राम का मिश्रण मिक्स करके 15 लीटर पानी में मिलाकर इसको स्प्रे करेंगे तो इससे भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। इसके अलावा मुख्य चीज़ आती है आप खादों का उपयोग कैसे करेंगे या उर्वरकों का उपयोग कैसे करेंगे, कि मैंने बेसल डोज आपको पहले ही बता दी कि जो भी आप जीवाश्म खाद वगैरह या फिर जो भी आप स्थूल खादों का यूज़ कर रहे थे वो कर सकते हैं। इसके साथ साथ ही अपन क्या करेंगे कि अगर अदरवाइज़ अगर खाद की मात्रा या उर्वरक देना है तो उसको अपन कैसे यूज़ करेंगे। तो फर्स्ट अगर आपको खाद देना है तो उसके लिए 30 से 40 दिन के बाद में आप यूरिया या सांगरिका दानेदार या फिर माइक्रो न्यूट्रिएंट, जो कि आपको यूरिया 35 kg, इसके अलावा सांगरिका दाने आप 10 kg और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स 5 kg, इन तीनों का मिश्रण मिलाकर आप पौधे की जड़ों में दे सकते हैं। इससे भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। इसके अलावा साथ ही साथ में बात करूँ इसकी सेकंड डोज की, या फिर आप जो सेकंड डोज देंगे खाद की तो वो आप किस माध्यम से देंगे, कब देंगे। तो सेकंड डोज की मैं बात करूँ तो आप 55 से 60 दिन के बाद में ही इसको यूज़ करें। तो उसके अंतर्गत आपको यूरिया की जो मात्रा है या यूरिया की खाद है वो आपको 45 kg, इसके अलावा जो सल्फर 90% आता है वो आपको 3 kg लेना है, और जो आपका के मैक्स सुपर आता है ना, जिसे KR भी बोला जाता है, उसका आपको 4 kg उपयोग करना है। यह 1 एकड़ के लिए काफ़ी उपयुक्त रहता है। इससे आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा और उससे काफ़ी अच्छा प्रोडक्शन भी देखने को मिलेगा। लेकिन किसान भाई कुछ ऐसे हैं कि जो ड्रिप इरिगेशन यूज़ करते हैं, तो उनके लिए जो फर्टिलाइज़र वगैरह है या उर्वरक वगैरह है, तो उनके लिए क्या बताना पड़ेगा, सोल्यूबल फर्टिलाइज़र वगैरह जो पानी में अच्छे से घुल सके। तो इसके अंतर्गत फ्रेंड्स अपन किसान भाई अपन NPK की मात्रा है अलग अलग डोज की रूप के अंतर्गत यूज़ करेंगे, और जो अपन देने का तरीका है उसको भी अपन क्या करेंगे कि दिन के आधार पर इनको अलग अलग अंतराल पे देंगे। तो अगर मैं बात करूं कि ड्रिप इरिगेशन में, तो ड्रिप इरिगेशन के अंतर्गत भी जो आपके 25 से 40 दिन तक देना चाहिए आपको खाद, तो 25 से 40 दिन के होने पर जैसे कि आप दोगे तो वो 4 दिन के अंतराल पर अपन इसको अप्लाई करने वाले हैं।
जो 4-4 दिन के अंतराल पर दोगे तो उसे काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। अगर मैं एनपीके की मात्रा की बात करूँ तो एनपीके 19-19-19 2 kg का इस्तेमाल कर सकते हो। एनपीके 12-61-0 2 kg का इस्तेमाल कर सकते हो। इसके साथ साथ ही जो एनपीके की 17-44-0 क्वांटिटी के अंतर्गत 2 kg, इसके साथ ही ह्यूमिक एसिड 500 ग्राम, इन तीनों चारों का मिश्रण बना के आप ड्रिप इरिगेशन के साथ आप दे सकते हैं। तो यह आपका क्या रहेगा, काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। और मुख्यतः इसके अंतर्गत विशेषकर ध्यान रखने वाली बात है वो आप लोगों को 4-4 दिन के अंतराल पर देना है। अगर इसके अलावा मैं बात करूँ सेकंड डोज की या सेकंड उर्वरक की, अगर ड्रिप इरिगेशन से कर रहे हैं तो आप 45 से 65 दिन के मध्य ही दें। तो इसका अंतराल रहने वाला है वो आपका 5-5 दिन के अंतराल पर आपको देना है। तो एनपीके जो आपकी मात्रा है, तो एनपीके की 0-52-34 3 kg, इसके अलावा एनपीके 13-40-13 3 kg, और जो फेरस सल्फेट है उसका 3 kg, और माइक्रोन्यूट्रेंट है वो 500 ग्राम मिलाकर इसका ड्रिप इरिगेशन के साथ आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो इससे आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो इसके साथ साथ ही मैं बात करूँ फ्रेंड्स, जो इसकी जो लाइफ साइकिल होती है या फिर आपकी गाजर की जो जीवन काल होता है वो 90 से 100 दिन के अंतर्गत फसल आपकी पककर तैयार हो जाती है और इससे काफ़ी अच्छा उत्पादन भी मिलता है। अगर मैं प्रति क्विंटल बात करूं कि प्रति हेक्टेयर की, तो 120 से 150 क्विंटल प्रति हेक्टेयर आपको उत्पादन मिल जाता है, जिससे कि काफ़ी अच्छा मुनाफा होता है।